एपिसोड 110 से 114 रिबर्थ ऑफ व्हाइट सोल। चलिए शुरू करते हैं। ईशानी, मोक्ष, बच्चों की मस्ती, निहारिका की जलन। फिर गंभीर आवाज में बोले, वो डार्क वर्ल्ड के बेशर्म लोग फिर से तबाही मचाना चाहते हैं। एक बार वो सब छुप गए, पर यह अफवाह फैला दिया कि ब्लैक डेथ अब जिंदा नहीं है और अब वो सब फिर से तुम्हारे पीछे पड़ गए हैं। फिर वो सर्द मगर मजाक भरी आवाज में बोला, उन्हें क्या लगता है अगर वो एक बार बच गए तो इस बार भी सब बच जाएंगे। वो सब एक साथ अपने बिल से तो नहीं निकलेंगे, वरना एक साथ सबको मारने में और भी इजी होता। अब आगे। मोक्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ की इंसान ने हंसते हुए बोला, बच्चा, तुम फिर से सबके नजरों में आना चाहते हो क्या? मुझे नहीं लगता अब ऐसा करना तुम्हारे लिए सही होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी और अब दोनों बच्चे भी तो है। तुम्हारा ऐसे सबके नजरों में आना उनके लिए खतरा बन सकता है। उनकी बात सुनकर मोक्ष की आंखें छोटी हो गई। वो कोल्ड टोन में बोला, अब जब आपको पता है मैं 2 बच्चों का बाप हूं तो मुझे बच्चा कहना बंद कीजिए। और आपको क्या लगता है मेरी बीवी कोई ऐसी वैसी लड़की है जो किसी मुश्किल सिचुएशन में डर जाएगी? मेरी बीवी को पहले से ही पता है कि मैं कौन हूं, इसलिए आपको मेरी बीवी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अगर गलती से भी किसी ने मेरी बीवी पर नजर डालने की कोशिश किया तो मैं पूरे ब्लैक वर्ल्ड के लोगों को ढूंढ कर मारने में टाइम नहीं लगाऊंगा। दूसरी तरफ की इंसान ने हंसते हुए बोला, वाह मेरे शेर, प्यार हो तो ऐसा ही हो जिसमें जुनून हो, दीवानगी हो। जिस प्यार में जुनून और दीवानगी ना हो वो प्यार कैसा? वैसे मैं भी तुम्हारी आंटी से इतना प्यार करता था। अफसोस मैं उसे बचा नहीं पाया, पर तुम कभी मेरे जैसा गलती मत करना। कभी अपने प्यार को खोद से दूर होने मत देना। ये कहते वक्त दूसरी तरफ के इंसान की आवाज कांप रही थी, जैसे कितनी दर्द और दुख में हो। मोक्ष ने गहरी सांस लिया और बोला, आपको यहाँ आ जाना चाहिए। दादाजी, दादी माँ, डैड और मोम सब आपको याद करते हैं। भले ही वो किसी के सामने दिखाते नहीं, पर अब भी वो यही मानते हैं कि आप जिंदा हो। इसलिए मुझे लगता है अब आपको लौट आना चाहिए और यहाँ सबके साथ वक्त बिताना चाहिए। मोक्ष की बात सुनकर दूसरी तरफ पर कुछ टाइम सन्नाटा छा गया। मैं जरूर आऊंगा, वैसे भी मुझे मेरी बहू और पोता पोती से भी तो मिलना है। आखिरकार मैं बूढ़ा जो हो रहा हूँ, मेरे पास अब कोई ज्यादा काम भी नहीं बचा है। मोक्ष ने कुछ देर बात किया, फिर फोन रख दिया और दूर देखने लगा। उसकी होंठों पर एक तीखी मुस्कान आ गई। उसकी आंखें दूर एक ड्रोन को देख रही थी। उसने एक मैसेज किया, फिर अंदर चला गया। दोनों बच्चे खिलखिलाकर हंस रहे थे और अपनी मोम के साथ मस्ती कर रहे थे। रुद्र ईशानी की चारों तरफ सर्किल में घूम रहा था। उसने टाइटली ईशानी को होल्ड कर रखा था और अपने नन्हे नन्हे पैरों से घूम रहा था। वहीं रुद्रांशी ये देखकर खिलखिलाकर हंस रही थी और खड़ी हो रही थी। मोक्ष उन तीनों के पास आ गया। अपनी बीवी और बच्चे तीनों के लिए वो कुछ भी कर सकता था। उसके बैठते ही रुद्रांशी झट से उसकी गोद में चली गई। वहीं आपने डैड को देखकर रुद्र ने मुंह सिकोड़ लिया। मोक्ष ने सर्द आंखों से आपने बेटे को देखा, जो अभी तक उसकी बीवी के साथ हंसते हुए मस्ती कर रहा था, पर उसे देखते ही कैसे चुप हो गया और मुंह बना रहा है जैसे उसने आपने किसी दुश्मन को देख लिया हो। मोक्ष ने उस पर और ध्यान नहीं दिया। ऐसे भी ये लड़का गुस्से से सिर्फ उसे आपने छोटे दांत से काट सकता है, बाकी कुछ तो कर नहीं सकता। मोक्ष ने एक साइड रुद्रांशी को हक किया और फिर ईशानी को हक कर लिया। ये देखकर ईशानी ने अपने बेटे को देखा, जो ईशानी के एक साइड गोद में था और आपने डैड को घूर रहा था। वो हमेशा अपनी मोम की प्यार के लिए अपने डैड को सबसे बड़ा कंपीटिटर मानता था। ईशानी ने मोक्ष को हल्के से हक कर लिया। उसे पता था उसके हब भी उनके बेटे से भी ज्यादा जिद्दी है। मोक्ष की होंठों पर जंग जीतने वाली स्माइल आ गई। ये देखकर ईशानी खुद को रोक नहीं पाई और हंसने लगी। उसे हंसते देख मोक्ष ने प्यार से उसकी होंठों पर किस कर लिया। हब भी, ये आप बच्चों के सामने क्या कर रहे हैं? ईशानी मोक्ष को देखकर दोनों बच्चों की तरफ इशारे करके बोली। तो मोक्ष दोनों को फूली इग्नोर करके बोला, क्या मतलब क्या कर रहा हूँ? मैं बस अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ और क्या। अगर मैं तुम्हें इतनी शिद्दत से प्यार नहीं करता तो ये दोनों कहाँ से आते? और देखो तो ये मेरी मेहनत का फल मुझे ही मेरी बीवी से दूर करने की कोशिश कर रहा है। मोक्ष रुद्र को घूरते हुए बोला। तो रुद्र भी उसे सेम एटीट्यूड के साथ घूरने लगा। बाप बेटा दोनों एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। कोई भी अपनी आंखें फेरने को तैयार नहीं था। ईशानी की गाल आपने हब्बी की बेशर्मी भरी बातें सुनकर पके हुए टमाटर की तरह लाल हो गई। रुद्रांश की गाल गुस्से से लाल हो गए थे। आपने डैडी की आपने तरफ देखने से ही वो समझ पा रहा था कि जरूर उसके डैडी उसके बारे में ही कुछ बोल रहे हैं। वहीं रुद्रांशी अपनी मोम, डैडी और भाई को बारी बारी से देख रही थी। वो सब समझने की कोशिश कर रही थी। वहीं मोक्ष की जहर ईशानी की लाल गाल पर पड़ी तो उसके अंदर फिर से प्यार उमड़ गया। उसने झुककर ईशानी की गाल को बाइट कर लिया, जैसे वो कोई टेस्टी खाना हो। ईशानी की मुंह से हल्की चीख निकल गई। उसने मोक्ष को घूर कर देखा, पर इसका मोक्ष पर कोई असर नहीं पड़ा। वहीं रुद्रांश ने जब अपनी मोम की हल्की चीख सुना तो उसे अपने डैडी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। उसके डैडी मोम को क्या पनिशमेंट दे रहे हैं? उसने जल्दी से मोक्ष के गाल पर झुककर बाइट कर लिया। वो भी अपने डैडी को पनिशमेंट दे रहा था।
मोक्ष ने कुछ नहीं बोला। वो रुद्र को बाइट करने दे रहा था, ऐसे भी उसे कोई दर्द नहीं हो रहा था, बस रुद्र की सलाइवा उसके गाल पर लग रहा था। वहीं ईशानी की तो हंसी छूट गई। क्या हुआ हब्बी, मेरे बेटे की पनिशमेंट आपको कैसी लगी? आपनी मोम की हंसी की आवाज सुनकर रुद्र ने आपने डैडी को छोड़ दिया और संतुष्ट होकर उसने आपनी मोम को देखा, फिर आपनी तिरछी स्माइल बिखरते हुए आपने डैडी को देखा, फिर मोम को इशारा किया। रुद्रांश अपनी मोम को अपने डैडी के गाल की तरफ इशारा कर रहा था। मामा, वो ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि मोम, मैंने आपका बदला ले लिया है। मोक्ष के गाल पर आपने छोटे छोटे दांत की निशान को देखकर उसे खुद पर गर्व हो रहा था शायद। ईशानी हंसते हुए रुद्र की सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, शाबाश बेटा, पर तुम्हें ऐसे आपने डैडी को बाइट नहीं करना चाहिए। ये बिल्कुल भी अच्छी मैनर्स नहीं है, उन्हें दर्द होगा ना। आपनी मोम की बात सुनकर रुद्र कंफ्यूज हो गया। उसने तो आपनी मोम का बदला लिया है। क्या उसने अच्छा काम नहीं किया? उसे तो आपनी प्यारी मोम से तारीफ की उम्मीद थी। पर उसकी मोम ऐसा क्यों कह रही है? फिर भी उसने किसी समझदार बच्चे की तरह अपना सिर हिला दिया। मोक्ष ने घूरकर रुद्र को देखा, फिर ईशानी की तरफ देखकर प्यार से बोला, बीबी, लगता है ये अब ऐसी बदमाशी नहीं करेगा, देखो तो कैसे सिर हिला रहा है। इतना कहकर उसने ईशानी की होंठों पर फिर से किस कर लिया। ये देखकर रुद्रांश भी अपनी मोम की होंठों पर किस करने की बढ़ गया। ये देखकर मोक्ष ने गुस्से से रुद्रांश की फेस को दूर कर दिया। तुम पिद्दी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीबी को किस करने के बारे में सोचने की? बहुत जल्द मैं तुम्हें यहां से दूर हॉस्टल में भेज दूंगा, बस तुम थोड़े बड़े हो जाओ। रुद्रांशी ने अपने डैडी की हाथ को गले लगा लिया तो मोक्ष ने उसकी तरफ देखा और प्यार से बोली, क्या हुआ प्रिंसेस? तो रुद्रांशी ने बाहर की तरफ इशारा किया। तीनों ने देखा तो बाहर डोर के पास सब लोग खड़े होकर उन्हें देखकर मुंह दबाकर हंस रहे थे। काका के जाने के बाद शायद मोक्ष ने डोर लॉक नहीं किया। मोक्ष को तो कुछ देर पहले ही महसूस हो गया था, पर उसने कुछ नहीं बोला। उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता था। उसे पता था ये घर वाले या दक्ष और नव्या ही होंगे। कभी कभी वो बच्चों से मिलने रूम में आते थे। जैसे सबने देखा कि वो सबकी नजरों में आ गए हैं तो वो और खुद को रोक नहीं पाए और ठहाके लगाकर हंसने लगे। दक्ष और नव्या ने तो दीवार के सहारा ले लिया, वरना हंस हंस कर वो कंट्रोल खोकर जमीन पर गिर पड़ते। वो सब कुछ देर पहले ही आ गए थे, पर मोक्ष, ईशानी और बच्चों की मस्ती और रुद्र का झगड़ा देखकर वो वहीं रुक गए। वो पूरा शो एंजॉय कर रहे थे। क्या लोगों का हो गया? मोक्ष ने आंखें छोटी करके उन सबको घूरते हुए पूछा। तभी उसकी नजर पीछे खड़े 4 लोगों पर पड़ी तो उसकी आंखें कोल्ड हो गई। तभी ईशानी की भी नजर घरवालों के पीछे खड़े 4 लोगों पर पड़ी। उसकी भौहें सिकुड़ गई। ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वहीं पीछे खड़े 4 लोग अपनी आंखों में गुस्सा लिए मोक्ष और ईशानी दोनों बच्चों को देख रहे थे। ये चारों कोई और नहीं, जया जी, उनका बेटा, बहू और निहारिका ही थे। नरेंद्र जी और कनक जी ने उन्हें यहाँ आने के लिए मना कर दिया था, पर आज जया ने बहुत रिक्वेस्ट किया था और उसकी इमोशनल ड्रामे की वजह से नरेंद्र जी ने उन्हें अंदर आने दिया। वरना जया जी और उनका बेटा पहले भी कई बार आए थे, पर गार्ड्स उन्हें अंदर नहीं आने देते थे। कनक जी की सख्त ऑर्डर था कि भार्गव फैमिली से अंशुमान को छोड़कर किसी को भी अंदर मत आने देना। वहीं ईशानी और मोक्ष की कोल्ड आंखों को देखकर सभी घरवाले हैरान हो गए और थोड़ा डर गए। क्या उन लोगों ने बच्चों की क्वालिटी टाइम को बर्बाद कर दिया? क्या उन लोगों ने कुछ ज्यादा ही कर दिया? उन्हें प्राइवेसी देनी चाहिए थी। लगता है हम सब ने तुम दोनों को डिस्टर्ब कर दिए बच्चों। पर तभी उनकी नजर ने मोक्ष की नजर को फॉलो किया तो उनके पीछे कुछ ही दूरी पर भार्गव फैमिली खड़ी थी। ये देखकर घरवाले भी गुस्सा हो गए, मतलब उनका बेटा और बहू उन्हें देख नहीं बल्कि इन चारों को देखकर गुस्सा हो रहे थे। कनक जी गुस्से भरी सर्द आवाज में बोली, आप सब यहाँ क्या कर रहे हो? क्या आपको नीचे नहीं होना चाहिए था? सब उन चारों को जानलेवा नजरों से घूर रहे थे। वो सब मोक्ष, ईशानी और दोनों बच्चों की मस्ती देखने में इतना खो गए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि ये लोग कब आकर उनके पीछे खड़े हो गए। कनक जी की ठंडी आवाज सुनकर चारों थोड़ा सकपका गए। जया जी शांत भाव से स्माइल करके बोली, भाभी आप सब ऊपर आ गए थे तो मुझे लगा हमें भी एक बार ईशानी बहू से मिल लेना चाहिए। आखिरकार वो कोमा में रहकर अभी होश में आए हैं, हम उससे ही तो मिलने आए हैं। आप हमें ऐसे क्यों बोल रहे हो जैसे हम इस घर की कुछ भी नहीं लगते हैं? क्या आप हमें अपना दुश्मन समझती हो? जया जी अपनी झूठी रोना रोते हुए बोली। वो तो यहाँ ये ईखने आई थी कि क्या सच में ईशानी कोमा से बाहर आ गई है, या अंशुमान बस ऐसे ही उन्हें दबाने के लिए बोल रहा था ताकि निहारिका कभी भी मोक्ष के पास ना जा पाए। पर अब ईशानी को बिल्कुल सही सलामत अपने बच्चों के साथ खेलता अपने सामने देखकर उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ईशानी की किस्मत इतनी अच्छी क्यों है। कोमा से वो बाहर क्यों आए? निहारिका गुस्से और जलन से अपना दांत पीस रही थी। मोक्ष का ईशानी को प्यार से किस करने उसे जला रहा था, पर वो कुछ नहीं कर सकती थी, बस देख सकती थी। उसने दोनों बच्चों को ध्यान से देखा। रुद्रांश बिल्कुल मोक्ष का कॉपी था, वहीं रुद्रांशी बिल्कुल ईशानी की तरह लग रही थी। उसे दोनों बच्चों पर भी गुस्सा आ रहा था। अगर वो मोक्ष की बच्चों की मां होती तो कितना अच्छा होता।
तभी शायद रुद्रांश ने निहारिका की नज़र को भांप लिया, क्योंकि रुद्रांश अपने डैडी की तरह था। रुद्रांश ने नज़र घुमाकर घूरकर निहारिका को देखा। उनकी काली गहरी आंखें बिल्कुल मोक्ष की तरह थी, जो ठंड से भरी हुई थी। उसकी कोल्ड आंखें देखकर और उसकी धमकी भरी नज़र को देख मार निहारिका अंदर तक कांप गई। इतना छोटा सा बच्चा इतनी भयानक तरीके से कैसे घूर सकता है, निहारिका ने मन ही मन सोचा और रुद्र पर से अपनी नजरें हटा लिया। वहीं कनक जी सर्द भाव से बोली, अगर तुम्हें हमारी बहू से मिलना था तो तुम्हें नीचे इंतजार करनी चाहिए थी। ऊपर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस फ्लो पर बाहर वालों का आना अलाउड नहीं है? जैकी ने मारा चारों को थाप। उसकी कोल्ड आंखें देखकर और उसकी धमकी भरी नजर को देखकर निहारिका अंदर तक कांप गई। इतना छोटा सा बच्चा इतनी भयानक तरीके से कैसे घूर सकता है? निहारिका ने मन ही मन सोचा और रुद्र पर से अपनी नजरें हटा लिया। वहीं कनक जी सर्द भाव से बोली, अगर तुम्हें हमारी बहू से मिलना था तो तुम्हें नीचे इंतजार करनी चाहिए थी। ऊपर आने की क्या जरूरत थी? क्या तुम्हें नहीं पता कि इस फ्लो पर बाहर वालों का आना अलाउड नहीं है? अब आगे उनकी बात सुनकर जया जी सकपका गई। उन्हें अच्छे से पता था कि घरवालों के अलावा किसी को भी मोक्ष के रूम के आसपास आने की इजाजत नहीं है। जया जी ने अपने आंखों से अपनी झूठे आंसू को साफ किया और बोली, सॉरी भाभी, मुझे लगा कि मैं भी इस घर की मेंबर हूँ। मुझे माफ कीजिए भाई, मैं भूल गई थी कि आप सब अब मुझे अपना नहीं मानते हो। जया जी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उनके ऊपर कितना बड़ा दुख का पहाड़ टूट पड़ा हो। वो नरेंद्र जी के सामने इमोशनल कार्ड खेल रही थी ताकि वो उनके तरफ से कुछ बोले। वहीं निहारिका और उसकी मोम डैड ने भी अपना उदास चेहरा बना लिया। निहारिका नरेंद्र जी की तरफ देखकर बोली, सॉरी बड़े नाना जी, नानी माँ, हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था। उसकी बात से ऐसा लग रहा था जैसे वो जया जी से भी ज्यादा दुखी हो। पर नरेंद्र जी पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। वो जया को देखकर ठंडे भाव से बोले, जया, मैंने तुम्हें बहन माना था, इसलिए मैंने कई बार तुम्हारी मदद किया है। और शादी के बाद तुम इस घर की बेटी नहीं रह गई हो, तुम पराई हो। और घर में सबको पता है मोक्ष को आपने आसपास इस फ्लो पर किसी का भी आना पसंद नहीं है। और मोक्ष तुम्हें अपना कुछ नहीं मानता, इसलिए तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। और जब मैंने आखिर बार तुम्हारी बिजनेस में मदद किया था तभी मैंने बोल दिया था कि आगे तुम्हारे बेटे को खुद सब कुछ संभालने होगा, आगे से मुझसे कुछ भी उम्मीद मत रखना। उनकी बात सुनकर जया जी हक्का बक्का रह गई। क्या अब उसके भाई भी उसे अपना नहीं मानते? जब जया जी ने इंडिया में बिजनेस सेटल करने के लिए नरेंद्र जी से आखिरी बार मदद मांगा था तब नरेंद्र जी ने साफ साफ कह दिया था कि ये आखिर बार है जब वो उनकी मदद कर रहे हैं। उसके बाद वो कभी भी उनसे मदद की उम्मीद ना रखे। पर जया जी ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा था। उन्होंने सोचा था कि धीरे धीरे वक्त के साथ वो सब कुछ भूल जाएंगे और फिर से पहले की तरह वो नरेंद्र जी के आगे रो धोकर मदद मांगेगी तो वो कभी भी मना नहीं करेंगे। पर उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र जी ने जो कहा था वो उस बात पर कायम रहेंगे। ठीक है, बस अब नीचे चलो, नरेंद्र जी ने ठंडे भाव से कहा। जिस वजह से जया जी की दिल डूबने लगा। आज वो सिर्फ ये कंफर्म नहीं करने आए थे कि ईशानी ठीक है या नहीं, वो यहाँ नरेंद्र जी से आने वाली प्रोजेक्ट के बारे में भी बात करने आए थे। जो प्रोजेक्ट अभी राजवंश कॉर्पोरेशन के अंदर था, फिलहाल उनके पास 3 बड़े बड़े प्रोजेक्ट था और वो उनमें से एक प्रोजेक्ट अपनी कंपनी के लिए चाहते थे। नरेंद्र जी ने यहाँ उनकी कंपनी को सेटल करने में मदद किया था, पर पुनीत जी और निहारिका कोई भी उस कंपनी को संभाल नहीं पा रहा था। शायद 2-3 महीने के बाद उनकी कंपनी लॉस में चला जाएगा। इसलिए वो आज एक प्रोजेक्ट मांगने आए थे। उनका प्रेजेंटेशन और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टीम अच्छा नहीं था, इसलिए उन्हें अपनी दम पर तो कुछ प्रोजेक्ट हासिल करना मुश्किल लग रहा था। इसलिए वो नरेंद्र जी से एक प्रोजेक्ट मांगने आए थे जिसे वो आराम से राजवंश कॉर्पोरेशन की आइडिया के साथ कंप्लीट करके बहुत सारा पैसा कमा सकते थे। सब नीचे चले गए। मोक्ष और ईशानी भी दोनों बच्चों के साथ उनके पीछे नीचे चले गए। क्योंकि दोनों बच्चे काफी टाइम से रूम में थे, इसलिए उन्हें बाहर डैनी के साथ खेलना था। सब नीचे सोफे पर बैठे हुए थे। निहारिका ईशानी को घूर रही थी, पर जब ईशानी ने उसे अपनी ठंडी आंखों से देखा तो उसकी सिट्टी पिटी गुल ही गई। ईशानी की आंखें उसे हमेशा से बहुत डरा देती थी, फिर भी वो मन ही मन ये सोचने से खुद को रोक नहीं पा रही थी कि काश ईशानी उस पहाड़ी से गिरकर मर जाती तो आज वो यहाँ नहीं होती। उसके पास मोक्ष के दिल में अपने लिए जगह बनाने का एक मौका तो होता। वहीं उसे अपनी मोम की तरफ ऐसे घूरता देखा रुद्र भी उसे गुस्से से घूर रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे चेतावनी दे रहा हो कि मेरी मोम से अपनी नजरों को दूर रखो। तभी डैनी भी वहां पर आ गया। उसे देखते ही मोक्ष के गोद में बैठी रुद्रांशी खुश हो गई। वो खिलखिलाकर हंसने लगी और डैनी को इशारे में अपने पास बुलाने लगी। डैनी भी रुद्रांशी के पास चला गया। रुद्रांशी का तो ये डेली का हो गया था, वो एक बार जरूर डैनी के साथ हवा में उड़ती थी। तभी जया जी डैनी को देखकर कंफ्यूजन से बोली, भाई भाभी ये लड़का कौन है? नव्या हंसते हुए बोली, ये भाभी का बड़ा बेटा है डैनी। उसने डैनी को सिर पर प्यार से छुआ। उसे डैनी बहुत प्यारा था। वो डैनी के साथ खुले आकाश के नीचे हवाओं में उड़ने का हमेशा ही मजा लेती रहती थी।
वहीं उसकी बात सुनकर जया जी और बाकी तीनों मूर्खों ने कुछ और ही समझ लिया। जया जी ईशानी की तरफ अजीब नजर से देखकर बोली, ये ईशानी का बेटा है तो इसका बाप कौन है? ये हमारे मोक्ष का बेटा तो नहीं हो सकता। तो क्या ईशानी पहले से किसी के साथ थी और उसके साथ बेटा पैदा कर चुकी है? वो घिन से ईशानी को देख रही थी। पुनीत जी, प्रियंका और निहारिका भी ईशानी को अजीब नजरों से देख रहे थे। निहारिका भोली और मासूम बनते हुए बोली, ईशानी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? अगर तुम्हारा पहले से एक बेटा था तो फिर तुमने मोक्ष से शादी क्यों किया? क्या तुम मोक्ष को धोखा दे रही थी? तुम इतने कम उम्र में मां चुकी थी पहले से ही। वो ईशानी को नीचा दिखा रही थी। वहीं ईशानी की ठंडी आंखें और भी ठंडी हो गई थी। वहीं मोक्ष की आंखें भी जानलेवा तरीके से उन टिकी हुई थी। उन दोनों की बात सुनकर और चारों को ईशानी की तरफ ऐसे देखता देखकर सबको गुस्सा आ रहा था। ये लोग कितने बेवकूफ हैं, कुछ भी सोचने से पहले गलत समझ लेते हैं। तभी डैनी जो शांत बैठा था, मोक्ष ने उसे इशारा किया तो वो एक हवा की झोंके के साथ उन चारों के सामने पहुंच गया। ये देखकर चारों चौंक गए। ही भगवान, ये बच्चा इतना तेज कैसे है, बिल्कुल भूत की तरह। वो चारों कुछ सोच समझ पाते उससे पी ही चारों की गाल पर एक के बाद एक थापड़ पड़ने लगे। डैनी का हाथ इतनी स्पीड से चल रहा था कि उन सबको उसका हाथ दिखाई भी नहीं दे रहा था। वो बस चिल्ला सकते थे, अरे रुको, तुम हमें क्यों मार रहे हो बच्चे? जया जी और पुनीत जी एक साथ चलाए। दोनों को ऐसा लग रहा था जैसे कोई इंसान का बच्चा नहीं बल्कि कोई हथौड़ा उनकी गाल पर पड़ रहा है। निहारिका की और प्रियंका की तो सबसे बुरा हाल था। वो डैनी की हाथ को रोकने के लिए जब भी हाथ हिला रहे थे, डैनी का हाथ उनकी हाथ से टकरा रहा था। प्रियंका जी और निहारिका को ऐसे लग रहा था जैसे उनका हाथ लोहे से टकरा रहा हो। उनके हाथ में भी काफी चोट लग रही थी। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे उनका हाथ टूट जाएगा अगर बार बार वो उनकी हाथ से टकराता है तो। वहीं घरवाले हैरानी से डैनी को देख रहे थे। डैनी जब से आया था वो ज्यादातर शांत ही रहता था और सब उसे बहुत प्यार करते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा क्यूट था। पर आज डैनी को ऐसे मारते देख वो थोड़ा हैरान थे, पर ज्यादा नहीं। आखिरकार उन लोगों ने डैनी को गार्ड को ट्रेनिंग देते हुए देखा था। दक्ष और नव्या के साथ कल्पना जी और कनक जी भी खुशी से उन्हें मार खाता हुआ देख रहे थे। अच्छा हुआ, इन लोगों को मार पड़नी ही चाहिए। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी प्यारी बहू के बारे ऐसे घटिया बात कहने की। पता नहीं अगर इन सजा नहीं मिलती तो वो बाहर जाकर भी ऐसी ही अफवाह फैला देते। कल्पना जी और कनक जी ने एक दूसरे को हंसी दबाते हुए देखा, फिर शो एंजॉय करने लगे। उन्हें बहुत मजा आ रहा था। कल्पना जी ने डैनी की तरफ थम्स अप का इशारा किया। ये देख मार अखिलेश जी ने नामे सिर हिला दिया। उन्हें पता था इन लोगों को मार खाते हुए देखकर जरूर उनकी बीवी को बहुत खुशी हो रही है। वहीं कनक जी ने अपने सामने रखी स्नैक्स को उठा लिया और खाने लगी जैसे वो मूवी एंजॉय कर रही हो। नरेंद्र जी को भी अपनी बीवी की खुशी देखकर कुछ कहते नहीं बन रहा था। रुद्रांशी तो खुशी से खिलखिलाते हुए क्लैप कर रही थी। उसके हिसाब से उसके डैनी भाई कुछ मैजिकल कर रहे थे जिसे वो एंजॉय कर रही थी। अपनी बेटी को इतने खुश देखकर मोक्ष भी खुश था। वहीं रुद्र बस उन्हें देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी ठंडी थी। उन सबको मार खाते हुए देखकर उसकी होंठों पर एक तिरछी मुस्कान थी। वो मोक्ष का छोटा कॉपी लग रहा था। इन लोगों की नजर अपनी मोम पर देखकर ही वो महसूस कर सकता था कि वो कुछ बुरा सोच रहे हैं उसकी मोम के बारे में। तभी मोक्ष ने इशारा किया तो डैनी रुक गया। अब तक पुनीत जी, जया जी, प्रियंका जी और निहारिका चारों ही किसी सूजे हुए आलू की तरह दिख रहे थे। उन चारों का ही सिर झूम रहा था। जैकी ने अपने पावर को दबा कर रखा था, वरना ये ठीक नहीं होते। चारों की फेस और हाथ पर ही चोट लगी बालों का घोंसला बन गया था डैनी को रोकते वक्त। चारों की मुंह की कोने से खून बह रहा था। तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी मोम के बारे में कुछ भी कहने की? डैनी की भयानक आवाज से वो चारों ही डर के मारे कांप गए। तुम कौन हो? तुम कोई राक्षस हो क्या? तुम इतने बच्चा इतनी स्ट्रोक कैसे हो सकते हो? पुनीत जी पहले आपने होश में आए और डैनी को देखते हुए डर से हकलाते हुए बोले। वो बात करते हुए बहुत बुरे और अजीब दिख रहा था क्योंकि डैनी ने उन सबको लगभग 10 थापड़ मारा था। बाकी तीनों का सिर तो अभी भी घूम रहा था। जया जी अपनी धीमी आवाज में बोली, भाई आपने देखा ये लड़का कोई आम इंसान नहीं है। इसने हमें आप सबके सामने मारा, फिर भी आप कुछ नहीं कर राज हो और चुप बैठे हुए हो। आखिर क्या जादू कर दिया है इसने आप सब पर? उनकी बेतुकी बातें सुनकर सबका मुंह बन गया। कनक जी बोले, तुमने हमारी बहू के बारे में अनाप शनाप बोला ही क्यों? तुमने उसकी मोम के बारे में बोला तो क्या वो तुम्हें नहीं मरेगा? नानी माँ आप ये क्या कर रहे हैं? ऐसे बच्चे को यहाँ रखना जरूर सबके लिए आगे चलकर बहुत प्रॉब्लम लाएगा। ये बच्चा ये कितना खतरनाक है, ये सबके लिए एक खतरा है। निहारिका अपनी सूजे हुए गाल पर हाथ रख के बोली। इस वक्त ऐसा लग रहा था जैसे उसकी गाल कोई फूला हुआ गुब्बारा हो और थोड़ा और हवा से वो फट जाएगा। उसे देखकर सबको हंसी आ रही थी। निहारिका इस वक्त जोकर की तरह थी जो सबको हंसाने का काम कर रही थी। निहारिका ने ईशानी को देखा और डरते हुए बोली, तुमने ये किस तरह को बच्चे को पाला है? तुमने उसे हम सबको मारने को कहा है ना?
ईशानी की आंखें सिकुड़ गई। तभी रुद्रांश जो चुप बैठा था, उसने गुस्से से आपने सामने से रखा छोटा सा बोल को उठा लिया, जिसमें फ्रूट का छिलका वो ज्यादा भारी नहीं था। उसे तेजी से उसने निहारिका की तरफ फेंक दिया। वो बहुत स्मार्ट था। उसे पता था ये लड़की उसकी मोम को कुछ गलत बोल रही है। वो छोटा बोल सीधा जाकर निहारिका की सिर पर लगा। निहारिका की चीख निकल गया। सब हैरानी से रुद्र को देखने लगे, जो मोक्ष का दूसरा अवतार था। उसकी ठंडी आंखें निहारिका पर टिकी हुई थी। दे से बोल रहा हो एक और शब्द मेरी मोम के खिलाफ मत बोलना। वहीं निहारिका की सिर पर लगा बोल ज्यादा भारी नहीं था, इसलिए उसका माथा सूज गया पर खून नहिज निकला। तभी डैनी उसे देखकर बोला, नहीं मुझे मोम ने नहीं, डैड ने तुम सबको मारने को कहा, बेवकूफ लड़की। उसकी बात सुनकर सब और भी हैरान हो गए। डैनी मोक्ष के पास चला गया। डैड ये लोग इतने स्ट्रोंग नहीं है, बस ये बोल सकते हैं। मोक्ष ने सिर हिला दिया तो चारों हैरानी से देखने लगे। ये बच्चा मोक्ष को डैड के रहा है, हो क्या रहा है। वहीं रुद्रांशी को लग रहा था ये कोई खेल है। वो स्मार्ट थी पर उनकी बातें ज्यादा समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा ये लोग उसकी मोम को डांट रहे हैं, इसलिए इन्हें पनिशमेंट मिल रही है। इसलिए उसने भी अपने हाथ एक छोटा सा एप्पल बोल से उठा लिया और निहारिका की तरफ फेंक दिया, पर फ्रूट निहारिका की जगह जाकर प्रियंका जी के नाक पर लगा। निहारिका और प्रियंका जी की बुरा हाल। मोक्ष ने सिर हिला दिया तो चारों हैरानी से देखने लगे। ये बच्चा मोक्ष को डैड के रहा है, हो क्या रहा है। वहीं रुद्रांशी को लग रहा था ये कोई खेल है। वो स्मार्ट थी पर उनकी बातें ज्यादा समझ नहीं पा रही थी। उसे लगा ये लोग उसकी मोम को डांट रहे हैं, इसलिए इन्हें पनिशमेंट मिल रही है। इसलिए उसने भी अपने हाथ में एक छोटा सा एप्पल बोल से उठा लिया और निहारिका की तरफ फेंक दिया, पर फ्रूट निहारिका की जगह जाकर प्रियंका जी के नाक पर लगा। अब आगे दर्द से प्रियंका जी की मुंह से चीख निकल गया। उसकी नाक बुरी तरह से सूजकर लाल हो गया था। ऐसा लग रहा था डे से अभी खून ही निकल आएगा। रुद्रांशी ये देखकर खुशी से ताली बजाने लगी। डे से उसने कितना अच्छा काम किया हो। फिर उसने एक और ऑरेंज उठा लिया और निहारिका की तरफ फेंक दिया, क्योंकि वो सोच रही थी कि उसका निशाना चूक गया। ऑरेंज सीधा जाकर इस बार निहारिका की गाल पर लगा। उसे पहले से ही चोट लगी हुई थी, इसलिए इसकी जोर से चीख निकल गई। उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे। वो इन बच्चों से अब और नफरत करने लगी थी। वो ये देखकर भी हैरान थी कि कोई भी इस बच्ची को रोक नहीं रहा था। रुद्रांशी ने फिर मोक्ष की तरफ देखा और प्रियंका जी और निहारिका की तरफ इशारे करने लगी। जैसे कहना चाहती हो डैडी मैंने अच्छा काम किया है ना। मोक्ष ने सिर हिला दिया और उसकी सिर पर हाथ फेर लिया। ये देखकर रुद्रांशी खुश हो गई। उसे तो बहुत मजा आ रहा था। उसे लग रहा था उसका काम उसके डैडी को बहुत पसंद आया और वो उसकी तारीफ कर रहे हैं। इसलिए वो फिर से बोल से फ्रूट लेने के लिए झुकी, पर मोक्ष ने उसे रोक दिया और बोला, प्रिंसेस ये खेल खत्म हो गया है, हम इसे बाद में खेलेंगे। मोक्ष की बात सुनकर रुद्रांशी ने सिर हिला दिया और रुक गई। वहीं बाकी सब तो रुद्रांशी को हैरानी से देख रहे थे। है भगवान, उनके दोनों पोता पोती एक से बढ़कर एक है। वहीं कनक जी और कल्पना जी अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहे थे। वाह, उनके दोनों बच्चों ने तो कमाल कर दिया। वो दोनों तो पी से ही डैनी को इन चारों को मारते हुए देख खुश थे। अब वो और भी खुश हो गए। जया जी ने डर से अपने चेहरे को अपने हाथों से छुपा लिया। उन्हें डर था कि कहीं ये दोनों शैतान बच्चे उनके मुंह पर भी कुछ फेंक कर ना मारे। वहीं निहारिका ने भी डर से फेस कवर कर लिया। पुनीत जी ने जल्दी से अपनी बीवी और बेटी को देखा। उन्हें बहुत गुस्सा आ रहा था, पर राजवंश फैमिली के सामने वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। प्रियंका जी थोड़े गुस्से से बोली, आप देख रहे हैं अंकल, इस बच्चे ने दोनों बच्चों को भी बिगाड़ दिया है। वो उसे फॉलो कर रहे हैं। पहले इसने हमें मारा और फिर उसे देखकर ही दोनों बच्चों ने भी अटैक किया। उनकी बात सुनकर नरेंद्र जी ने सिर हिला दिया। उन्हें समझ आ गया था कि उनके बच्चे इन लोगों को जरा भी पसंद नहीं करते हैं। वो जल्द से जल्द इन लोगों को यहाँ से भेजना चाहते थे, ताकि उनके बच्चे और गुस्सा ना हो। तभी जया जी बोली, भाई क्या अब मेरी कोई अहमियत नहीं है। हमने गलत समझ लिया था ईशानी को। हम लगा उनकी शादी को तो 2 साल हुए हैं, तो उनका इतना बड़ा बेटा कहाँ से आ गया। इसलिए हमसे गलती हो गई, पर हम बस मोक्ष की भलाई के बारे में सोच रहे थे। पर मुझे नहीं लगा था इस वजह से हम इस घर में मार खाएंगे। उनकी एक आंख सूज गई थी। वो बात करते हुए बहुत अजीब लग रही थी। किसने आपको मेरे बारे में सोचने को कहा, और आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी के बारे में कुछ भी अनाप शनाप बोलने की। शायद आप भूल रही हो, मैंने ही डैनी से कहा था आपको मारने के लिए। क्या आपको लगता है आपकी ऐसी औकात है कि आप मेरी बीवी के बारे में कुछ बोल सके। मुझे लगता है कि आपको ये याद रखने की जरूरत है कि आप और आपकी ये सो कॉल्ड फैमिली यहाँ कैसे सेटल है। मुझे उसे एक बार में उखाड़ फेंकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मोक्ष सोफे पर किसी किंग की तरह बैठा था। उसकी आवाज ठंडक से भरी हुई थी। उसकी आवाज से ही चारों काम गए। पुनीत जी की माथे से ठंडा पसीना बहने लगा। अगर मोक्ष को ज्यादा भड़काया गया तो पक्का वो एक पल में उनकी कंपनी को बर्बाद करने से एक पल भी नहीं सोचेगा। पुनीत जी झूठी स्माइल करते हुए बोले,
अरे मोक्ष बेटा, तुम प्लीज माँ और प्रियंका, निहारिका की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें बस गलतफहमी हो गई थी, जिसकी वजह से उन लोगों ने कुछ भी कह दिया। उसकी सजा तो उन्हें मिल चुकी है। पुनीत जी बात को संभालने की कोशिश कर रहे थे। निहारिका, मोम, आपको ईशानी बेटी के बारे में ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी। निहारिका ने सिर झुका रखा था। उसकी आंखों में आंसू के साथ साथ भारत ज्यादा नफरत भी थी। अब वो ईशानी के साथ साथ उसके दोनों बच्चों से भी नफरत करने लगी थी। उसकी चेहरा जो इतनी खूबसूरत था, आज उसने इतना सब मेकअप किया था ताकि वो मोक्ष की नजर में आ सके, पर मोक्ष ने उसे एक नजर देखा तक नहीं। ऊपर से अब उसका फेस किसी गुब्बारे की तरह लग रहा था, किस वजह से उसे मोक्ष के सामने बैठने से भी शर्मिंदगी हो रही थी। उसने धीरे से सिर उठाकर आंसू भरी आंखों से मोक्ष को देखा, इस आस में कि मोक्ष को उसकी हालत पर तरस तो आएगा। आखिरकार वो एक नाजुक सी लड़की थी। पर मोक्ष तो बस ईशानी को देख रहा था, जो रुद्रांश के साथ खेल रही थी। मोक्ष को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो ईशानी के लिए पूरी तरह से पागल हो। निहारिका ने ईशानी को नफरत से देखा। आखिर इस लड़की में इतना क्या खास है जो मोक्ष उसके पीछे इतना पागल है? वो भी तो खूबसूरत और हॉट है, भले ही वो ईशानी से कमतर है, पर ज्यादा तो नहीं। उसने ईशानी को ऐसे देखा जैसे अभी उसे मारना चाहती हो, पर तभी रुद्र ने भी उसकी नजर को भांप लिया और उसे घूर कर देखा तो निहारिका ने फेस नीचे कर लिया। ईशानी ने भी उसकी नजर को भांप लिया था, पर उसे इस जोकर पर अपना कीमती टाइम वेस्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं था। निहारिका धीरे से बोली, सॉरी ईशानी, मुझे तुम्हारे बारे में ऐसा कुछ नहीं कहना चाहिए था। मेरी इस गलती के लिए मुझे माफ कर दो। मैं आगे से ध्यान रखूंगी। निहारिका की बात सुनकर मोक्ष की आंखें सख्त हो गए। मेरी बीवी का नाम कुछ ऐसा नहीं है जो तुम उसकी नाम ले सको। मोक्ष की आवाज भयानक थी, जिस वजह से निहारिका अंदर तक कांप गई। उसकी आंखों से आंसू बह गए। क्या वो अभी भी मोक्ष की नजरों में इतनी लो है? उसने खुद की गुस्से को संभाला और बोली, सॉरी मिसेस राजवंश। इतना कहकर वो चुप हो गई। उसे इस वक्त बहुत बेइज्जती महसूस हो रहा था। उसने गुस्से में अपनी मुठिया कस लिया था। इसका बदला एक ना एक दिन वो जरूर लेकर रहेगी। वहीं कनक जी और कल्पना जी, दक्ष और नव्या सब शो एंजॉय कर रहे थे और बीच बीच में दोनों बच्चों के साथ खेल रहे थे। रुद्रांशी बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई थी खेलने में, इसलिए वो बाकी सब कुछ भूल गई। तभी नरेंद्र जी बोले, क्या तुम लोग सिर्फ हमारी बहू से मिलने आए थे? उन्हें डाउट था कि क्या ये सब सिर्फ ईशानी से मिलने यहां तक आए हैं। उनकी बात सुनकर पुनीत जी ने अपनी मां को इशारा किया ताकि वो नरेंद्र जी से उस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर सके। जया जी ने अपने फेस को और भी दुखी बना लिया और बोली, भाई हमने सुना है अभी राजवंश कॉर्पोरेशन के पास 3 प्रोजेक्ट है। क्या उसमें से किसी प्रोजेक्ट में हमारी कंपनी पार्टनर बन सकती है? इससे मोक्ष को भी परेशानी नहीं होगी, वो भी आराम से दूसरे प्रोजेक्ट देख सकता है। तो जया जी और पुनीत जी की प्लानिंग थी कि वो एक प्रोजेक्ट राजवंश कॉर्पोरेशन से मांग लेंगे, पर इस वक्त सबका बिहेवियर देखकर उन्हें पता चल गया था कि उन्हें प्रोजेक्ट तो नहीं मिलने वाली। इसलिए उन दोनों माँ बेटे ने प्लान चेंज कर दिया और उन्हें सिर्फ एक प्रोजेक्ट में पार्टनरशिप चाहिए थी। शायद पार्टनरशिप के लिए नरेंद्र जी और मोक्ष मान जाए। नरेंद्र जी ने सिर हिला दिया। उन्हें लगा ही था कि जया को जरूर कुछ चाहिए होगा। वो तो बचपन से ही ऐसी थी, जो चाहिए बेझिझक मांग लेती थी। वहीं कनक जी और कल्पना जी ने घूरकर जया जी को देखा। फिर कनक जी ने गुस्से से अपने पति को घूरकर देखा। अगर नरेंद्र जी गलती से भी हाँ बोलेंगे तो आज उनकी खैर नहीं। नरेंद्र जी ने भी अपनी बीवी की घूरती नजर को देख लिया था। वो हैरान थे कि आखिर उनकी बीवी उन्हें ऐसे क्यों देख रही है। अभी तक तो वो कुछ बोले भी नहीं है। वो जया को देखकर बोले, जया, ये प्रोजेक्ट मोक्ष ने हासिल किया है। वो किसे पार्टनर बनाएगा किसे नहीं, वो उसके ऊपर है। मुझे अब बिजनेस के मामले में इंटरफियर करने की जरूरत नहीं है। और क्या तुम्हारे कंपनी में कोई प्रोजेक्ट नहीं है तो ये तुम लोगों की मैनेजमेंट की गलती है। तभी कनक जी भी गुस्से से बोली, जया, तुम हर वक्त मदद मांगती रहती हो। क्या पुनीत बिजनेस संभाल नहीं पा रहा है तो बिजनेस अंशुमान को क्यों नहीं सौंप देते? वो तुम्हारे बेटे और तुम्हारी इस नकारा पोती से तो बेहतर ही मैनेज करेगा बिजनेस को। मेरे पोते ने बहुत मेहनत अपनी कॉर्पोरेशन को और भी स्ट्रोक किया है। ये कोई धर्मशाला नहीं है, ना ही कोई हेल्पलाइन सेंटर जो तुम हर बार यहाँ मदद मांगने आ जाती हो। मोक्ष ने हर बार अपने दादाजी की वजह से तुम लोगों की मदद किया है, पर अभी तक तुम्हारे बिजनेस को तुम लोग स्टेबल नहीं कर पाए। कनक जी को इतने गुस्से में देखकर नरेंद्र जी ने उन्हें शांत करने की कोशिश करने लगे। फिर जया को देखकर बोले, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। मोक्ष ने आज तक बहुत मदद किया है। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरे पोते को तुम लोगों की वजह फिर से परेशानी हो। पहले भी तुम लोगों की वजह से मेरे पोते को बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उनकी बात सुनकर जया जी और बाकी तीनों का मुंह काला पड़ गया। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि नरेंद्र जी और कनक जी उनकी हेल्प नहीं करेंगे, बल्कि पिछली बातें बोलकर उनकी बेइज्जती करेंगे। भाई, मुझे पता है पिछली बार हमारी वजह से लॉस हुआ था, पर हमारी कंपनी इस वक्त सच में मुश्किल में है। एक प्रोजेक्ट से हमें फिर से वापस आने में मदद मिल सकता है। जया जी ने गुस्से को दबा लिया और रिक्वेस्ट करने लगी।
वहीं मोक्ष ठंडे भाव से उन सबको देख रहा था। ईशानी भी कोल्ड आंखों से उन्हें घूर रही थी। इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई उसकी हब्बी की मेहनत को छीनने की कोशिश करने की। नरेंद्र जी ने आगे कुछ नहीं सुना। वो कठोर आवाज में बोले, ये सब पुनीत की मेहनत से भी ही सकता है। अगर उसके पास स्किल नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं अपने पोते को इस बार तुम्हारी मदद करने के लिए नहीं कहूंगा। उनकी बात सुनकर चारों ने एक दूसरे को देखा और गुस्से और नफरत से भर गए। ये लोग उनकी मदद भी नहीं कर रहे हैं, ऐसे में तो वो बर्बाद हो जाएंगे। पर उन्हें पता चल गया था कि इन लोगों से चाहे वो कितना ही भी क्यों ना मांगे, ये लोग उनकी मदद नहीं करने वाले थे। ठीक है भाई, फिर हम यहाँ से चले जाते हैं, जया जी ने दुखी स्वर में कहा। पर नरेंद्र जी ने कुछ नहीं कहा। ये देखकर जया जी के मन में और भी कड़वाहट घुल गई। वो अपनी बेटा, बहू और पोती के साथ उठ खड़ी हुई। जो काम के लिए वो आए थे वो तो नहीं हुआ, उल्टा उनकी यहाँ जो बेइज्जती हुई वो अलग। इतनी मार पड़ी थी कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। कल्पना जी धीरे से बोली, देखा मैंने बोला था ना, ये कभी बिना अपने स्वार्थ के यहाँ नहीं आएंगे। बाकी सबने हाँ में सिर हिला दिया। निहारिका ने नफरत और गुस्से से ईशानी को देखा, फिर वहां से जाने लगी। पर रुद्र की आंखें छोटी हो गई। उनकी मोम को ऐसे देखने की इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई। उसने सोफे के पास पड़ा रिमोट उठा लिया और निहारिका की तरफ देखकर उसकी काली गहरी आंखों सौतनी चमक आ गया। जैसे ही निहारिका जा रही थी, उसे अपने पैरों के पास कुछ महसूस हुआ। वो कुछ समझ पाती और खुद को संभाल पाती, उसे पैरों में दर्द हुआ और वो मुंह के बल जमीन पर धड़ाम से गिरी। वहीं गिरते हुए वो प्रियंका जी से टकरा गई, जिस वजह से वो भी जोर से गिर गई। वहीं ये देखकर सब उनकी तरफ देखने लगे। जया जी और पुनीत जी जो आगे थे उनके पास आ गए। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों गिर कैसे गई? पुनीत जी ने उनके पास आकर पूछा। निहारिका और प्रियंका जी को इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। निहारिका की पैरों के पास एक छोटा बिच्छू जैसा कुछ था। वहीं गिरते हुए वो प्रियंका जी से टकरा गई, जिस वजह से वो भी जोर से गिर गई। वहीं ये देखकर सब उनकी तरफ देखने लगे। जया जी और पुनीत जी जो आगे थे उनके पास आ गए। क्या हुआ तुम दोनों को? तुम दोनों गिर कैसे गई? पुनीत जी ने उनके पास आकर पूछा। निहारिका और प्रियंका जी को इतना दर्द हो रहा था कि वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। निहारिका की पैरों के पास एक छोटा बिच्छू जैसा कुछ था। अब आगे निहारिका ने अपने पैरों के पास उस बड़े बिच्छू को देखा और चिल्लाए, आह ये देखो डैड, यहाँ कितना बड़ा बिच्छू है। वो बिच्छू फास्ट टाइम देखने पर बिल्कुल किसी जिंदा बिच्छू की तरह लग रहा था। इस बिच्छू की वजह से मैं गिर गई थी डैड, निहारिका डर कर रोते हुए बोली। तो पुनीत जी ने जैसे ही उस बिच्छू को देखा वो समझ गए कि ये कोई सचमुच का बिच्छू नहीं है, बल्कि कोई खिलौना है। बस डरो मत बेटा, ये बस एक खिलौना है। पुनीत जी की बात पर निहारिका शांत हो गई। क्या इतनी देर से वो बस एक खिलौना से इतना डर रही थी? जया जी उनके पास आ गई। पुनीत जी और जया जी ने दोनों ने मिलकर मुश्किल से प्रियंका जी और निहारिका को खड़ा किया। रुद्र ने उस बिच्छू को रिमोट कंट्रोल से फिर से कंट्रोल किया और निहारिका की पैरों में उसकी सुई जैसी नोक को घुसा दिया। निहारिका दर्द से तड़प उठी। वहीं फैमिली वाले हैरानी से रुद्रांश को देख रहे थे, जो बार बार निहारिका को ही टारगेट कर रहा था। कनक जी और कल्पना जी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया, क्योंकि उन्हें बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उनका छोटा सा पोता कितना स्मार्ट है, उसे अच्छे से पता है कि अपनी मोम के लिए कैसे बदला लेना है। नरेंद्र जी और अखिलेश आह भरने से खुद को रोक नहीं पाए, क्योंकि वो बिच्छू एक शार्प हथियार भी बन सकता था। सबको पता इसे जैकी ने खुद अपनी अपनी हाथ से अपनी शैतानी दिमाग का यूज करके बनाया था। और जब रुद्र 3 महीने का था, जैकी ने उसे गिफ्ट किया था। अगर कोई रुद्र को परेशान करता तो रुद्र उसे सबक सिखाने के लिए यूज कर सकता था। पर भला इस छोटे डेविल को इस घर में कौन परेशान कर सकता था? इसलिए आज तक रुद्र ने कभी उस खिलौने को लोगों पर इस्तेमाल नहीं किया था। पर दक्ष ने कुछ दिन पहले ही रुद्र को उस खिलौने की फीचर्स को समझाया था और रुद्र इतना ज्यादा स्मार्ट था कि उसने एक बार में ही सब कुछ सीख लिया था। और आज लगता है वो इसका एक्सपेरिमेंट निहारिका के ऊपर करने पर उतावला है। दक्ष और नव्या को जोर से हंसने का मन कर रहा था, पर वो अपनी हंसी रोक हुए बैठे हुए थे। वहीं मोक्ष की होंठों पर एक डेविल स्माइल थी। वो अपने बेटे को देख रहा था, जो निहारिका को चोट देकर कितना खुश लग रहा था। उसकी आंखों में एक खतरनाक चमक थी और होंठों पर ठीक उसकी तरह एक कोल्ड स्माइल। रुद्रांशी ने जब देखा निहारिका गिर गई, फिर उसे कुछ हो रहा है तो वो क्लैप करने लगी। एक बार नव्या ने उसे बताया था कि जी बुरे होते हैं, उन्हें पनिशमेंट मिलती है, और तब से जिसे भी पनिशमेंट मिलता है उसके लिए वो बुरा आदमी ही है। ईशानी ने अपने दोनों बच्चों को देखा जो उसके हब्बी और उसकी तरह थे। उसकी होंठों पर एक स्माइल थी। निहारिका की हिम्मत कैसे हुई उसकी हब्बी पर नजर रखने की। वहीं पुनीत जी, जया जी, निहारिका और प्रियंका जी चारों समझ गए थे कि ये सब इस छोटे बच्चे का काम है, जो रिमोट कंट्रोल से इस बिच्छू को कंट्रोल कर रहा है। ये देखकर उन चारों की आंखें गुस्से से भर गई। निहारिका की पैरों से खून बह रहा था। ये कैसा शैतान बच्चा है जो उनके साथ ऐसा खेल रहा है?
उन्हें रुद्र को देखकर हैरानी हो रही थी, जो उन्हें देखकर एक कोल्ड स्माइल पास कर रहा था। उसकी आंखों की चमक बिल्कुल मोक्ष की तरह था, और कोल्ड स्माइल भी। चारों एक पल के लिए डर गए। वो चारों समझ गए कि ये बच्चा मोक्ष की तरह ही है। आखिरकार मोक्ष का बेटा है तो बाप जैसा ही होगा ना। बच्चा, तुम ये क्या कर रहे हो अपने आंटी के साथ? देखो, उसकी पैरों से खून निकल रहा है, जया जी गुस्से से बोली। चारों गुस्से में थे, पर वो रुद्र को छू भी नहीं सकते थे, वरना मोक्ष क्या पूरा राजवंश फैमिली उनकी कब्र बना देगा। निहारिका को बहुत दर्द हो रहा था। पुनीत जी नीचे झुककर बिच्छू को पकड़ने की कोशिश किया तो उस बिच्छू के ऊपर पंख निकल आया। रुद्र ने उसे कंट्रोल किया और दूर उड़ा दिया। पुनीत जी की हाथ उसकी पंख से लगकर कट गया, क्योंकि उस पंख में बहुत धार था। ये देखकर पुनीत जी हैरान हो गए। चारों सदमे से रुद्र को देख रहे थे। को अभी चलना सीख रहा था। कोई विश्वास कर सकता है इतना छोटे बच्चे का दिमाग कितनी स्पीड से चलता है। ये बच्चा सच में खतरनाक था। आज तक उन लोगों ने ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा था। पुनीत जी ने डर से रुद्र को देखा, फिर वहां एक पल भी नहीं रुके। वो चारों वहां से जल्दी से निकल गए। निहारिका की पैरों से ज्यादा खून निकलने लगा था, फिर भी वो अपने डैड की हाथ पकड़कर जल्दी चली गई। चारों ने बाहर आकर राहत की सांस लिया। चारों कार में बेरा गए। निहारिका की गाड़ी आते ही दर्द और गुस्से से फट पड़ी। वो छोटा सा पिद्दी बच्चा, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे इतनी चोट पहुंचाने की? मैं उसे छोड़ूंगी नहीं, और उस ईशानी को भी। ये सब उसकी वजह से ही हो रहा है। वो गुस्से से बोल रही थी, पर उसे भरोसा नहीं था कि वो उस बच्चे को या ईशानी को कभी कुछ कर सकती है। रुद्र की वो कोल्ड स्माइल और चमकती आंखों के बारे में सोचकर चारों डर गए। वो जल्दी से वहां से अपने विला के लिए निकल गए, क्योंकि उनका कुछ भी काम नहीं हुआ था। ना तो उन्हें प्रोजेक्ट मिला, ना कुछ सम्मान। उल्टा वहां पर जो बेइज्जती हुई और जो मार खाई उन लोगों ने, वो अलग। वहीं उन सबके जाने के बाद कनक जी और कल्पना, दक्ष, नव्या चारों हासन लगे। वो लोग बहुत देर से अपनी हंसी रोककर बैठे हुए थे। वहीं नरेंद्र जी और अखिलेश जी ने तहत की सांस लिया कि चारों चले गए। वाह मेरे तीनों शेर, तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया। दादी माँ डैनी, रुद्रांश और रुद्रांशी की तारीफ करते हुए बोले। कल्पना जी भी तारीफ करते हुए बोली, तुम तीनों ने बहुत अच्छा काम किया। उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू के बारे में कुछ भी बोलने की? रुद्रांशी आपने दादी माँ और बुआ जी और चाचा जी को देख रहा था, जो खुशी से उसे कुछ बोल रहे थे, तो वो भी खुशी से खिलखिलाने लगी। मोक्ष ने अपनी बीवी को देखा, जो काफी शांत थी। ईशानी बच्चे होने के बाद काफी शांत हो गई थी, पर जब पारस और सिन्हा फैमिली ने अटैक किया था, तो वो फिर से आपने पुरानी अंतर में लौट आई थी। ईशानी बस आपने बच्चों के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहती थी। वो उनकी बचपने को उन्हें जीने देना चाहती थी। वो चाहती थी उसके दोनों बच्चे उसके प्यार के साथ बड़े हो। भले ही दोनों स्मार्ट थे, पर अभी भी काफी छोटे थे। वो उनके साथ मैरोरी बहाना चाहती थी। बचपन में वो अनाथ आश्रम में अकेली रही थी, इसलिए उसे पता था कि बच्चे को माँ की प्यार की कितनी जरूरत होती है। इसलिए उसने ऑफिस का काम भी अब ज्यादातर अपने भरोसेमंद लोगों को संभालने को कहा था। और उसका फार्मा इंडस्ट्री तो जाह्नवी संभाल रही थी। वो काफी एक्सपीरियंस थी, इसलिए उसे उस बारे में कोई भी चिंता नहीं थी। जब भी ज्यादा जरूरी होता था, वो घर से ही मीटिंग अटेंड करती थी। सब बातें और मस्ती करने में लगे हुए थे। मोक्ष ने रुद्रांशी और रुद्र को अपनी मोम को दे दिया और ईशानी को लेकर रूम में चला गया। बाकी सबने भी कुछ नहीं कहा। ईशानी कुछ वक्त पहले ही होश में आई थी। मोक्ष और उसके बीच बात होगी, और दोनों को साथ में टाइम स्पेंड करना चाहिए, ताकि वो अपने तीसरी बच्चे की मौत के बारे में पूरी तरह से भूल जाए। इसलिए वो सब मोक्ष और ईशानी को ज्यादातर साथ में छोड़ देते थे। जैसे ही दोनों रूम में आए, मोक्ष ने जल्दी से रूम को लॉक कर दिया और ईशानी को हैक लगा लिया। ईशानी को मोक्ष की बेचैनी महसूस हो रही थी, इसलिए उसने भी मोक्ष को शांत कराने के लिए हक कर लिया। मोक्ष ने ईशानी को प्यार से किस किया और बोला, बीबी मुझे 2 दिन बाद जर्मनी जाना है। उसकी बात सुनकर ईशानी थोड़ी शॉक हो गई। क्यों, आपको वहां क्यों जाना पड़ रहा है हब्बी? जितना मुझे पता है अभी तो वहां कोई प्रोजेक्ट भी नहीं चल रहा है। नहीं बीबी, प्रोजेक्ट नहीं है, पर मुझे वहां कुछ लोगों को नरक में भेजना है। उसकी बात सुनकर ईशानी चौंक गई। वो आपने हब्बी की ब्लैक डेथ वाली पहचान को जानती थी, और उसे पता था अब तक तो ब्लैक वर्ल्ड में उसके हब्बी की पहचान फैल गई होगी, और अंधेरों में छिपे कई ताकत की नजर उसके हब्बी पर होगा। वो खुद बहुत ताकतवर थी, पर वो थोड़ा चिंता करने से खुद को रोक नहीं पाए। ठीक है हब्बी, अगर जरूरत पड़े तो मेरे जर्मनी की टीम आपकी मदद के लिए आ जाएगी। ईशानी ने कपबोर्ड से एक छोटा सा बॉक्स निकाला और उसमें से एक रिंग, जो ग्रीड एमरल्ड की तरह लग रहा था, उसे मोक्ष के हाथ में पहना दिया। मोक्ष ने भी मना नहीं किया। वो देख सकती थी कि ईशानी थोड़ी परेशान है। उसकी बीवी जिस भी चीज से खुश है वो उसे करने देने वाला था। उसने उस एमल जेड रिंग को देखा तो ईशानी बोली, ये रिंग दुनिया में सिर्फ एक ही है जो मेरे पास है। मेरी ये रिंग जिसके पास भी होगी, मेरे लोग दुनिया की जिस भी कोने में है, जहां भी है, तुम्हें देखकर मदद जरूर करेंगे, चाहे कोई पुराना मेंबर ही क्यों ना हो जो गैंग छोड़ चुका हो।
जिन्होंने ने भी कभी मुझसे जिंदगी में कुछ भी सीखा हो, उन सबके पास रिंग की पहचान है। वो सब इस रिंग को पहचान सकते हैं और तुम्हारी मदद कर सकते हैं। मोक्ष ने रिंग को देखा और सोचा उसकी बीवी के पास कितने ट्रम्प कार्ड होंगे, और उसकी बीवी उसे इतनी प्राइसलेस चीज से रही है। पर बीवी, मुझे लगता है तुम्हें इसे अपने पास रखनी चाहिए, ये तुम्हारा है, मोक्ष ने उसकी बालों को प्यार से सहलाते हुए कहा। तो ईशानी की होंठों पर स्माइल आ गई। मेरे ये, आप दुनिया की सबसे कीमती इंसान हो। अगर मैं कहूं कि आपके बिना मैं जिंदगी के बारे में अब सोचने से भी डरती हूं, क्या आप विश्वास करोगे? ईशानी बहुत जज्बात और प्यार से बोली। उसकी जिंदगी में एक मोक्ष ही तो था जिसे वो दिलो जान से प्यार करती थी। मोक्ष को देखते ही वो उसके प्यार में पड़ चुकी थी। अब तो उन दोनों की प्यार की निशानी उनके दोनों बच्चे थे। वो कभी भी किसी भी हालत में मोक्ष पर एक खरोच भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वहीं मोक्ष अपनी आंखों में प्यार और जुनून लिए अपनी बीवी को देख रहा था। दोनों के अंदर एक समान प्यार और जुनून थे। ईशानी को नहीं पता था कि उसके हनी तो उसका लिए और भी ज्यादा पागल है। मोक्ष ने ईशानी को गले से लगा लिया। मैं तुम्हारी हर एक बात पर विश्वास करती हूँ बीबी। आपने बीवी की कन्फेशन सुनकर उसकी दिल की बेचैनी गायब हो गई थी। उसकी बीवी उसकी ताकत थी, उसकी कमजोरी नहीं। मोक्ष को एक शरारत सूझी। वो जल्दी से ईशानी को गोद में उठा लिया। हब्बी, तुम ये क्या कर रहे हो? ईशानी मोक्ष को देखकर मुंह बनाकर बोली। वो आपने ट्रांस से बाहर आ गई थी। क्या कर रहा हूँ बीबी? बस अभी तुम्हारे साथ रोमांस करना चाहता हूँ। वैसे भी 2 दिन बाद में जर्मनी जाता हूँ। मुझे तुम्हारी हर पल याद आएगी, इसलिए मैं 2 दिन तक तुम्हारे साथ हनीमून मनाने जा रहा हूँ, ताकि मुझे एनर्जी मिल सके। उसकी बात सुनकर ईशानी हंसते हुए बोली, अब तो और भी बेशर्म हो गए हो। हाँ, और मैं आज और भी ज्यादा बेशर्म बनना चाहता हूँ। आज तो तुम बेड से उठने के बारे में भूल जाओ। इतना कहकर मोक्ष ने ईशानी को बेड पर पटक दिया। ईशानी ऊपर उछल गई। मोक्ष जल्दी से ईशानी के ऊपर आ गया। वो आज जी भर के सांप बीबी को प्यार करना चाहता था। उसने ईशानी की मीठे पर किस किया, फिर उसकी दोनों गालों पर, फिर उसकी होंठों पर टूट पड़ा। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी पर हावी हो रहा था। 20 मिनट बाद ईशानी को सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होने लगी, तो मोक्ष ने उसे छोड़ा और बोला, बीबी, अभी भी तुम्हें किस करते वक्त सांस लेना ठीक से नहीं आया। लगता है जब हमारे और 4 बच्चे हो जाएंगे तब तुम ये सीख पाओगी। मोक्ष उसे देखकर आई ब्लिंक कर रहा था। ईशानी आंखें छोटी करके बोली, मैं जितना भी कोशिश करूं आपको मैच नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए फिर से उसकी होंठों कर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उसकी गोरी गर्दन पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा। आहूजा और मेहरा फैमिली का आना, कन्फेस। तो मोक्ष ने उसे छोड़ा और बोला, बीबी, अभी भी तुम्हें किस करते वक्त सांस लेना ठीक से नहीं आया। लगता है जब हमारे और 4 बच्चे हो जाएंगे तब तुम ये सीख पाओगी। मोक्ष उसे देखकर आई ब्लिंक कर रहा था। ईशानी आंखें छोटी करके बोली, मैं जितना भी कोशिश करूं आपको मैच नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर मोक्ष हंसते हुए फिर से उसकी होंठों पर टूट पड़ा। थोड़ी देर बाद वो उसकी गोरी गर्दन पर आ गया और वहां किस और बाइट करने लगा। अब आगे ईशानी की सिसकियां उस रूम में गूंज रही थी। मोक्ष ने ईशानी को पूरी तरह से आपने नीचे दबा दिया था। मोक्ष ईशानी की नेक से लेकर कंधे कॉलर बोन पर अपनी प्यार की निशानियां छोड़ रहा था। थोड़ी देर में मोक्ष ने ईशानी को बिना कपड़े की कर दिया था और उसकी सीने पर किस और बाइट कर रहा था। ईशानी की हाथ मोक्ष के बालों में घूम रहे थे। धीरे धीरे मोक्ष ईशानी की नेवल तक आ गया और उस पर प्यार की बरसात करने लगा। ईशानी की मदहोश भरी आहें मोक्ष की कानों को सुकून दे रही थी। धीरे धीरे मोक्ष ने खुद के भी कपड़े उतार दिए और ईशानी के अंदर एंटर हो गया। थोड़ी देर रूम में बस ईशानी की सिसकियों की आवाज और मोक्ष की गहरी सांसों की आवाज गूंज रही थी। ऐसे ही 3 घंटे बीत गए थे, पर मोक्ष ईशानी को छोड़ने को तैयार नहीं था। हब्बी, क्या आप मुझे छोड़ेंगे? हमें बच्चों को भी तो देखना है। ईशानी मोक्ष को किस के बीच में बोली। बीबी, उनके पास सब है, तुम्हें उनकी नहीं, तुम्हें अपने हब्बी की चिंता करनी चाहिए। देखो मैं तुम्हारे प्यार के लिए कितना तरस रहा हूँ। ऐसे भी जब मैं यहाँ नहीं रहूंगा तब हमारा बेटा जरूर इस बात का फायदा उठाएगा और तुम उससे ज्यादा प्यार करोगी, जो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मोक्ष जलन से मुंह बिगाड़ते हुए बोला। हब्बी, आप कैसे हमारे बेटे से जल सकते हो? वो हमारा बेटा है, क्या आप भूल गए हो? ईशानी हंसते हुए बोली। मोक्ष को रुद्र से इतने जलता देख उसे कोई हैरानी नहीं हो रही थी। पहले उसका हब्बी उसके भाइयों से जलता था और अब वो अपने बेटे से भी कल रहा है। उसकी बात सुन मार मोक्ष चिढ़ते हुए बोला, मेरा बेटा हुआ तो क्या हुआ? वो पिद्दी सा लड़का हर पल मुझे तुमसे दूर करने की कोशिश करता रहता है। जैसे मैं उसका डैडी नहीं कोई दुश्मन हूँ, तो भला मैं उसे खुशी खुशी अपनी प्यारी बीबी के पास कैसे रहने दे सकता हूँ? तो आप भी तो उससे परेशान करते हो। ईशानी सिर हिलाकर बोली। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके हब्बी, जब बात उसकी और रुद्र की आए तो इतने बचकाने हो सकते हैं। मोक्ष ने इसकी होंठों पर लाइट किस किया और डेविल स्माइल करते हुए बोला, चलो बीबी, बस एक और राउंड, उसके मैं रात तक तुम्हें परेशान नहीं करूंगा। इतना कहकर मोक्ष फिर से ईशानी के अंदर समा गया। ईशानी की पकड़ मोक्ष की पीठ पर कस गई। तभी नीचे इस वक्त आहूजा फैमिली और मेहरा फैमिली आकर पहुंच गए।
सब सोफे पर बैठे हुए थे, मोक्ष और ईशानी अपने रूम में थे, इसलिए सब इंतजार कर रहे थे। वहीं समीर और दर्शित चुपचाप बैठे हुए थे, पर वो ईशानी को देखना चाहते थे। वो कल ही आने वाले थे पर बिजनेस की वजह से वो बाहर थे। बाकी सब वहीं बैठे हुए थे, सभी एल्डर ग्रुप बातें करने में लगे हुए थे। और सब बारी बारी रुद्रांश और रुद्रांशी के साथ खेल रहे थे, और दोनों बच्चों भी आराम से खेल रहे थे। रुद्र की बड़े इंसान की तरह बिहेव करता था और सबको देखकर गंभीर चेहरा बना लेता था, जैसे कुछ डीप सोच में व्यस्त हो। वहीं पूर्णिमा जी और राजेंद्र जी भी कल्पना जी और अखिलेश जी से बात कर रहे थे। वहीं सुकेत जी और आरती जी बस चुपचाप बैठे हुए थे। आज भी ये सभी फैमिलीज उनसे अच्छे से बात नहीं करते थे, पर अगर वो कुछ बोलते तो वो बस हाँ या ना में जवाब दे देते थे। सुकेत जी और आरती जी को पता था कि उन्होंने को ईशानी के साथ किया था, इस वजह से कोई उनसे ठीक से बात नहीं करना चाहता है। पर वो इस बात से दुखी होकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उन लोगों ने जो किया था, आज वो लोग बस वही भोग रहे थे। उन लोगों ने अपनी खुद की बेटी की जगह उस घटिया लड़की को प्यार दिया, उस पर भरोसा किया जिस बात का पछतावा और दुख उन्हें जिंदगी भर के लिए सताने वाला था। अगर वो दोनों प्रिया को ऐसे अंधों की तरह प्यार और विश्वास नहीं करते तो ये सब होता ही नहीं। उनकी आंखों में हर बार पछतावे की आंसू होते थे, फिर भी ईशानी उन्हें एक नजर देखती भी नहीं थी। यही दिखाता था कि वो अभी भी उनसे कितनी गुस्सा है और नफरत करती है। वो पहले भी कई बार ईशानी से माफी मांग चुके थे, पर ईशानी उन्हें माफ करने के लिए तैयार नहीं थी। सुकेत जी अब हर वक्त दुखी रहने लगे थे। हर बार जब भी वो ईशानी की बेरुखी अपने लिए देखते थे तब तब उन्हें बहुत दर्द होता था, पर इस दर्द का कोई दवा नहीं था। उन दोनों ने अपने जितने भी शेयर थे सब ईशानी के नाम पर कर दिया था। कुछ प्रॉपर्टी घर जो भी उनके नाम पर था, दोनों ने सब कुछ ईशानी के नाम कर दिया था। उन्हें अच्छे से पता था कि वो ईशानी की माफी की हकदार नहीं है, और उनकी प्रॉपर्टी ईशानी के लिए समंदर से एक बूंद पानी जैसा ही वैल्यू रखता होगा। पर वो जब तक ईशानी के लिए थोड़ा भी कुछ अच्छा कर सकते थे वो करना चाहते थे, चाहे ईशानी उन्हें माफ ना करे ही सही। और शायद यही उन दोनों की सजा थी। जो पिछली जिंदगी में ईशानी उनकी प्यार के लिए तरस रही थी, और इस जिंदगी में वो सब उसकी प्यार और माफी पाने के लिए तरस रहे हैं। थोड़ी देर में ईशानी और मोक्ष नीचे आए। मोक्ष ईशानी की हाथ पकड़कर नीचे आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे मोक्ष सबको दिखा रहा हो, खास करके रुद्र को कि उसकी बीवी सिर्फ उसकी है। वहीं रुद्र ने जैसे ही अपने डैडी को देखा जो उसे देख रहे थे, और मोक्ष की होंठों पर एक डेविल स्माइल भी था, तो उसकी आंखें छोटी हो गई। रुद्र अपने बच्चों सी आवाज में मामा माँ करने लगा। वो ऑलरेडी गुस्से में था और अपने डैडी के उकसाने से भड़क गया था। वो फिर से अपनी मोम के लिए अपने डैडी से लड़ने के लिए तैयार था। फिर से नहीं, आप दोनों बाप बेटे हर वक्त ऐसे नहीं झगड़ सकते, और अब भी आपको नहीं लगता कि आपको हमारे बेटे से कम्पीट नहीं करनी चाहिए, ईशानी ने चिढ़ते हुए कहा। उसकी आवाज से मोक्ष ने रुद्र को चिढ़ाना बंद कर दिया, पर उसे ये पसंद नहीं आया कि उसकी बीवी उसके नहीं बल्कि उसके बेटे के साथ है। तो रुद्रांश ने एक विनिंग स्माइल मोक्ष की तरफ देखकर किया, जैसे वो बिना लड़े ही जंग जीत गया हो। बीवी तुम ऐसा नहीं कह सकती, ये पिद्दी सा लड़का ही है जो मुझसे कम्पीट कर रहा है। देखो कैसे ये लड़का स्माइल कर रहा है और मेरा मजाक उड़ाने की कोशिश कर रहा है। तुम्हें अपने हब्बी की साइड लेनी चाहिए, मोक्ष भी चिढ़ते हुए बोला। रुद्र ने जल्दी से अपनी स्माइल को छुपा लिया और फिर से मासूम चेहरा बना लिया। ईशानी ने रुद्र को देखा जो मासूम आंखों से उसे देख रहा था, जैसे उसके डैडी उसके बारे में कितनी झूठ बोल रहे हो। पर मोक्ष अपने बदमाश बेटे को भी जानता था कि वो कितना मासूम है, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वहीं बाकी सब उनकी बातें सुन रहे थे, फिर सन एक साथ हंस पड़े। रुद्र और मोक्ष का झगड़ा तो घरवाले हर दिन देखते थे, पर बाकी सबको ऐसा मौका नींद मिलता था, इसलिए उन सबको हैरानी और खुशी हो रही थी, और दोनों की झगड़े को देखकर मजा भी आ रहा था। तभी कल्पना जी हंसते हुए बोली, ईशानी ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हें अपने बेटे से कम्पीट करने की जरूरत नहीं है मोक्ष। मोक्ष ने मुंह बना लिया। वहीं दर्शित और समीर ने ईशानी को हक कर लिया। रेहान और अयान भी ईशानी को हक तो करना चाहते थे, पर वो डर रहे थे कि कहीं ईशानी नाराज ना हो जाए। ईशानी ने इस बार समीर को खुद से दूर नहीं किया। उसने देखा था कि समीर उसे बचाने के लिए खुद भी मरने के लिए तैयार था। ईशानी की दादाजी और दादी माँ ने ईशानी को गले से लगा लिया। हम बहुत खुश हैं कि अब हमारी प्यारी पोती बिल्कुल ठीक है। दोनों ईशानी को बिल्कुल ठीक देखकर बहुत खुश थे। 1 महीने से वो बहुत परेशान थे। वो ठीक से खा पी नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ईशानी के लिए बहुत चिंता हो रही थी। वहीं सुहाना भी ईशानी से मिली। अब वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, और ये सब ईशानी की वजह से ही था, इसलिए सुहाना ईशानी से बहुत प्यार करती थी। और जो भी ईशानी ने प्रेगनेंसी में ख्याल रखने के लिए कहा, उसने सब ध्यान से सुना। अभिक और आहूजा फैमिली में सब भी ईशानी से मिले। रितिका उनके साथ नहीं आई थी, वो कबीर के साथ उसके घर में गई थी। वो दोनों पहले ही ईशानी से मिलकर जा चुके थे। रितिका प्रेग्नेंट थी, इसलिए घरवाले रितिका और कबीर की जल्दी से शादी करवाना चाहते थे।
जब ईशानी कोमा में थी तभी रितिका को पता चला था कि वो प्रेग्नेंट है। ये जानकर पहले तो दादाजी और बाकी सब थोड़े नाराज हुए थे, पर उन्हें कबीर भी बहुत पसंद था। वो जानते थे कबीर एक अच्छा लड़का है और रितिका की ख्याल रखेगा, इसलिए दोनों फैमिली जल्द से जल्द उन दोनों की शादी करवा देना चाहते थे। पर रितिका और कबीर ने मना कर दिया। पहले वो चाहते थे कि ईशानी होश में आ जाए, उसके बाद ही वो शादी के बारे में सोचने वाले थे। कबीर ईशानी से बहुत ज्यादा प्यार करता था और पूरी रायचंद फैमिली भी उसे बहुत प्यार करता था। जब ईशानी कोमा में थी तो वो रितिका और कबीर की शादी कैसे करवा देते, इसलिए वो सब रुक गए थे। और अब जब ईशानी ठीक थी तो दोनों नंदिनी, तेजस और काव्या वरुण के साथ एक साथ शादी करने के बारे में सोच रहे थे। सब ईशानी से मिलकर कुछ टाइम बाद चले गए। सुकेत जी और आरती जी ने अपने आंखों में आंसू लिए ईशानी को देखा। यहां तक कि आज ईशानी ने रेहान और अयान से भी अच्छे से बात किया, पर उनसे ईशानी ने कोई बात नहीं किया। फिर भी वो ईशानी को बस देखकर ही खुश थे। वहीं दूसरी तरफ दक्ष इस वक्त एक लड़की के सामने बैठा था और उसे प्यार से देख रहा था। ये लड़की कोई और नहीं मेहिका थी। दोनों ने ही आज एक साथ एक दूसरे को अपना लव कन्फेस किया था। दक्ष बहुत खुश था, मतलब जो नव्या ने कहा था बिल्कुल सच है। मैं बेकार में ही घबरा रहा था। मेरी जान तो मुझसे पहले से ही प्यार करती है। अगर मैं उसे ना भी बताता तो भी वो खुद मुझे कॉन्फेस करती। दक्ष ने नव्या को अपने पास खींच लिया। उस प्राइवेट रूम में कोई भी नहीं था। दक्ष इस मौके को छोड़ना नहीं चाहता था। वो अपने पहले प्यार की पहली किस करना चाहता था। मेहिका दक्ष के हरकत से एक पल के लिए घबरा गई, फिर शांत हो गई। पहलू बस वो दक्ष के इतने करीब थी, इसलिए उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, कुछ अच्छा तो कुछ आला एहसास से भरे हुए। जैसे ही दक्ष मेहिका को किस करने वाला था, प्राइवेट रूम का डोर जोर से खुला और एक लड़की भागते हुए अंदर आई। उस लड़की ने एक रेड शॉर्ट ड्रेस कैरी किया था, चेहरे पर ढेर सारा मेकअप और दुनिया भर की मासूमियत लिए वो दक्ष को देखकर स्माइल करते हुए अंदर आ रही थी, जैसे दक्ष की कोई पुरानी दोस्त हो। वहीं डोर खुलने की आवाज से दक्ष ने मेहिका को छोड़ दिया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, किसने उसकी पहली किस को रोक दिया। मेहिका भी शर्म से इधर उधर देखने लगी। वहीं वो लड़की बिना ध्यान दिए आगे बढ़ गई। उस लड़की को देखकर दक्ष और भी ज्यादा झुंझलाहट से भर गया। उसे उस लड़की पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो लड़की जैसे ही दक्ष के पास आई, वो उससे गले मिलने के लिए नीचे झुक गई। हाय दक्ष, कितने टाइम बाद में तुमसे मिल रही हूँ, सामने खड़ी लड़की खुशी से बोली। तभी दक्ष चेयर को पीछे खिसककर उठ गया। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। वहीं मेहिका भी उस मेकअप से पुती लड़की को गुस्से से घूर रही थी। दक्ष पीछे खड़ा होकर चिढ़ते हुए बोला, मिस तन्वी देशमुख, क्या तुम्हें जरा भी मैनर्स नहीं है कि किसी के प्राइवेट स्पेस में नहीं घुसना चाहिए और किसी की प्राइवेट मोमेंट को खराब नहीं करना चाहिए, पर लगता है तुम्हें इतना भी मैनर्स नहीं है। उसकी बात सुन मार सामने खड़ी लड़की जो तन्वी देशमुख थी, ये लड़की देशमुख फैमिली की बेटी थी। ये राजवंश कॉर्पोरेशन में कुछ प्रोजेक्ट में पार्टनर थे। तन्वी की आंखों में कुछ पल के लिए गुस्सा उभार आया, पर उसने आसानी से उसे दबा लिया और अपनी मीठी आवाज में बोली, दक्ष तुम ऐसे कैसे बात कर सकते हो मेरे साथ? मैंने तुम्हें इस रूम में अटे हुए देखा था, इसलिए मैं बस तुमसे यहाँ मिलने के लिए थी। अगला एपिसोड जल्दी आएगा, तो सब्सक्राइब करो मेरे चैनल एडिशन को और हाँ लाइक कमेंट शेयर करना ना भूले। मिलते हैं अगले एपिसोड में।